अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप डीएसपी में एकेडमिक वीक 2 का लेक्चर नंबर 3 ये देखेंगे और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 2 में शुरू किया था। 2.1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की एक जेनेरिक सी डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है, ठीक है। इसी में एक टॉपिक आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और क्लासिफिकेशन में जो एक पहली हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीखनी है दैट इज़ अबाउट एनर्जी एंड पीरियड। अच्छा जी, जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ अबाउट एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ठीक है। किसी भी सिग्नल में हम दोनों क्वांटिटीज कंप्यूट नहीं कर सकते, इधर वन क्वांटिटी इज ज़ीरो और इन्फिनिटी, ठीक है। मसलन हमारे पास जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं ना, वो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि फिनिट ड्यूरेशन हो, ठीक है। मतलब एनर्जी सिग्नल्स पता करने के लिए कि अगर हम देखते ही कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो एक तो उसमें शर्त ये है कि वो फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल होगा, ठीक है। और दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है कि सिग्नल अगर इन्फिनिट ड्यूरेशन का है भी तो अगेन उसमें जो दो चीज़ें होनी चाहिए वो ये कि इट इज़ वन साइडेड, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट शुड बी डिक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, मुझे इधर एम्पलीट्यूड भी लिखना चाहिए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियस हो जाए कि किसकी डिक्रीज होने की बात हो रही है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक हो गया। तो फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल से हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि ऐसे सिग्नल की जिसमें लेट्स सपोज ये 4-5 सैंपल्स हैं और हम यूं करते हैं कि हर सैंपल के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेकर उन स्क्वायर एम्पलीट्यूड को फिर ऐड अप कर देते हैं, तो उस तरह से एनर्जी निकल आती है। फिर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन्फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स हों, लेकिन उसमें फिर दो बातें ये है कि वो वन साइडेड हों, जैसे कि एक इस तरह का सिग्नल जिसमें नेगेटिव साइड पे देर ऑल ज़ीरोज़ और ये पॉजिटिव साइड से शुरू हो रहा है। तो एक तो वन साइडेड है और इसी में दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड मस्ट बी डिक्रीजिंग विद टाइम। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहा जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल में होता है, या एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ किया, ठीक है, कांस्टेंट रहा या इंक्रीज़ किया, दोनों सूरतों में एनर्जी इन्फिनिट हो जाएगी। तो भाई जो ये वाले दोनों कंडीशंस है ना, ये फिर इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल में फॉल नहीं करती। और अगर सिग्नल वन साइडेड होने के बावजूद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ एग्जिस्ट करता है या कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट रहने वाले एम्पलीट्यूड के साथ एग्जिस्ट करता है, तो वो तब भी इन एनर्जी सिग्नल की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, प्रॉब्ली अभी तक हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल की तो हमने एनर्जी निकालना सीख ली, लेकिन एक ऐसा इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल जो कि एनर्जी की कैटेगरी में आता हो, उसकी एनर्जी हम कंप्यूट करते किस तरह से हैं। अब फिर उसके बाद हम पावर सिग्नल्स पे जाएंगे। अच्छा, जो एनर्जी कंप्यूटेशन का फॉर्मूला है उसी को देखते हुए, मसलन अगर मेरे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन है, ठीक है, जिसकी मेरे पास इक्वेशन भी अवेलेबल है 0.9 रेज़ टू पावर n u ऑफ n। अब u ऑफ n की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि सिग्नल -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर हम देखें तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर n इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑनवर्ड्स में देखूँ तो इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। मसलन n इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इसको 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू ज़ीरो पुट करो तो 0.9 रेज़ टू पावर 0
इज़ 1। फिर ये 0.9 होगा, उसके बाद फिर 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का क्यूब एंड सो ऑन, और ये डिक्रीज़ होता जाएगा टाइम के साथ, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास एक इस तरह का सिग्नल एग्ज़िस्ट करता है, जो कि एनर्जी सिग्नल है, तो इसकी एनर्जी कंप्यूट कैसे होगी? एनर्जी का फ़ॉर्मूला अगर हम देखें, तो जेनेरिक फ़ॉर्मूला ये है। ठीक है? इसका हम लिख सकते हैं अच्छा, योफेन शायद आपको आपके ज़हन में हो या आप लोगों ने पहले देखा हो कि इसका जो मेन काम होता है वो अल्टर करना होता है समेशन को या समेशन के लिमिट्स को, क्योंकि ये एक ख़ास टाइम पीरियड में एग्ज़िस्ट करता है व्हिच इज़ 0 टू इन्फिनिटी, और उसमें ये थ्रू आउट 1 रहता है। ठीक है? तो अगर हम सिर्फ़ इस सिग्नल को देखें यूएफएन को, तो ये बेसिकली लिमिट्स को चेंज करने में ज़्यादा एक्टिवली जब ना अपना रोल प्ले करता है अपना। तो ये n इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को अगर हम यूएन पे अप्लाई करें, तो यूएन इस लिमिट्स को चेंज करके 0 टू इन्फिनिटी कर देगा, और हमारे पास ये इक्वेशन बाकी बचेगी। ठीक है? और इसको हम थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं 0.9 का स्क्वायर, और n को मैं बाहर ले गई हूँ। ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा 0.81 रेज़ टू पावर n। अब आप लोगों ने प्रॉब्ली इस तरह की जो पावर सीरीज़ है ना, उसका समेशन का फ़ॉर्मूला देखा हो। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, और ये हमारे इस कोर्स में इस्तेमाल भी बार-बार होगा। तो ये आपको थोड़ा-सा ना आपके ज़हन में होना चाहिए। फ़ॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास एक समेशन 0 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जा रही हो, और उसमें कोई नंबर मतलब पावर n हो, सच मतलब इसका इसका ज़ाहिर-सी बात है, ये मतलब है कि r इज़ टू पावर 0 प्लस r इज़ टू पावर 1 प्लस r इज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन, इन्फिनिट कंपोनेंट्स ऐड अप हो रहे हैं। तो ये समेशन इक्वल होती है इसके, ये क्लोज़्ड फॉर्म सॉल्यूशन है, इसे हम कहेंगे। ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि r इज़ लेसर देन 1। ठीक है? अब आप थोड़ा-सा खुद फिगर आउट कर सकते हो कि अगर R 1 हो या R 1 से ग्रेटर हो, तो ये जो समेशन है ये इन्फिनिटी की इक्वल होगी। ठीक है? हम मतलब अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ वन्स ऐड करें, अगर R 1 हो तो हमने इन्फिनिट नंबर ऑफ वन्स ऐड हमें करने पड़ेंगे, या फिर अगर R 1 से बड़ा हो, जैसे कि 2 है, तो आप वो देख सकते हो कि 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो उन सारे कंपोनेंट्स को हम जब ऐड करेंगे, तो हमारे पास इन्फिनिट रिज़ल्ट आएगा। तो ये समेशन तब एग्ज़िस्ट करती है, या ये समेशन तब ये रिज़ल्ट देती है अगर r की वैल्यू 1 से कम हो। अच्छा, ये अब हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये चीज़ जूल्स। ठीक है? तो हम लोगों ने ये यहाँ पर सीखा कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल है जिसकी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। इक्वेशन अवेलेबल ना हो तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर हमें एक रैंडमली अकरिंग सिग्नल है, तो जिसका एम्पलीट्यूड वैसे तो कम हो रहा है, लेकिन हमें उसका एम्पलीट्यूड पता नहीं है, तो फिर हमें सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर इक्वेशन अवेलेबल हो, तो हम इस तरह से इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पावर के बारे में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। जो अच्छा, एनर्जी का टॉपिक चूँकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने किया। जो दूसरी तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं हमारे पास, दोज़ सिग्नल्स आर कॉल्ड पावर सिग्नल्स, और पावर सिग्नल्स हमेशा हमेशा इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स होते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरह के सिग्नल्स को एनर्जी सिग्नल्स की कैटेगरी में डाला था। पावर सिग्नल्स आर ऑलवेज़ इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स। ठीक है? और इनमें जो है ना एम्पलीट्यूड है, इंक्रीज़ अगर करता जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पावर भी इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर सिग्नल टाइम के साथ डिक्रीज़ नहीं कर रहा, एक ख़ास एम्पलीट्यूड के इर्द-गिर्द फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? तो
वैसा सिग्नल भी पावर सिग्नल की कैटेगरी में आता है और उसकी पावर कंप्यूट हो सकती है, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ द एम्पलीट्यूड इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट रिमेन्स कांस्टेंट अराउंड अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है? तो उस सिग्नल की हम पावर कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, पावर कंप्यूट करने के लिए अब हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी देखा था। हमारे पास 2 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं इनफ़िनिट ड्यूरेशन सिग्नल में, ईदर के सिग्नल हमारा पीरियोडिक हो, तो हम उसका एक टाइम पीरियड लेकर उसकी एवरेज पावर कंप्यूट करते हैं, बिकॉज़ पीरियड पावर इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसमें अ, हमें टाइम बहरहाल इंक्लूड करना पड़ता है और हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखना पड़ता है कि उसमें सिग्नल कितनी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड के साथ एग्जिस्ट करता है, और फिर हम उस इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को कंसिडर करके टाइम से डिवाइड करके फिर पावर निकालते हैं। तो अगर हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल हो तो इट्स वेरी मच सेफ या इट्स वेरी मच लॉजिकल टू टेक वन पीरियड, ठीक है? और हम उसकी जो पावर निकालते हैं, ये भी एक थोड़ा सा ये जनरल फार्मूला नहीं रहता, ये फिर तरह पर्टिकुलर फार्मूला बन जाता है जिसमें हम पीरियड की कंप्यूटेशन इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ए पीरियोडिक सिग्नल की, तो उसमें फिर हम कोशिश तो यही करते हैं कि जो कंसेक्टिव सैंपल्स लें वो बराबर हों, मतलब बराबर ही उनको होना चाहिए हर दफ़ा। मतलब एक हम लोगों ने कुछ सैंपल्स उठाए, उनकी एवरेज पावर कंप्यूट की, फिर अगले सैंपल्स उठाए, उनकी एवरेज पावर कंप्यूट की, तो हर विंडो में या हर कैलकुलेशन में जो नंबर ऑफ सैंपल्स हमें लेने चाहिए वो बराबर लेने चाहिए। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास में देखा था इस सिचुएशन के लिए जहाँ पे हमारे पास सिग्नल एपीरियोडिक होता है, ठीक है? और हम लोगों ने फिर इसको डिटेल में भी देखा था कि अगर एक एपीरियोडिक सिग्नल है हमारे पास तो उसकी पावर कंप्यूट करने का क्या तरीका है। कुछ आसान तरीके भी होते हैं जिसमें हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने अ, जितनी मतलब जिस लेवल तक इस वक़्त हम लोगों ने भी ये चीज़ को पढ़ा है, तो उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि हम लोग कंसेक्टिव सैंपल्स उठाते जाते हैं, कैपिटल N इन नंबर, और उसकी एवरेज पावर कंप्यूट करते जाते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ी-सी डिटेल में पिछले लेक्चर में देख लिया था। अच्छा जी, फिर हमारे पास होते हैं इवन और ऑड सिग्नल्स, मतलब कि हम लोगों ने सिग्नल्स को बेसिकली कैटेगराइज़ करना है ना, तो एक हमारे पास कैटेगरी थी कि सिग्नल्स को हम आप समझ लो कि 2 बॉक्सेस में डालें। एक बॉक्स जो कि एनर्जी सिग्नल का है और जो दूसरा बॉक्स है वो पावर सिग्नल का है, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास 2 मोर बॉक्सेस हैं, या फिर एक और कैटेगरी है जिसमें हम सिग्नल का इवन या ऑड होना डिसाइड करते हैं, ठीक है? दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जहाँ पे हम सिग्नल को ईदर वी डिक्लेयर इट इवन और ऑड, लेकिन इसमें हमारे पास एक थर्ड तरह की कैटेगरी भी आती है जिसमें हम ऐसे सिग्नल्स को डालते हैं जो कि ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, ठीक है? मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सिग्नल इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये भी हम साथ लिख सकते हैं कि बेसिकली देयर एग्जिस्ट अ थर्ड कैटेगरी। अच्छा, इवन सिग्नल्स एक इस तरह के सिग्नल्स होते हैं जिसमें सिग्नल बेसिकली n इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ बिल्कुल मिरर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो या डिपिक्ट करते हो, ठीक है? ये एक फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल है और हम देख सकते हैं कि इट इज़ इवन, और अब इसकी लेंथ हमेशा फिर ऑड होगी इस वजह से, क्योंकि ये इसका मतलब इसकी जो इवननेस है ना वो उसको इंश्योर करने के लिए सिग्नल का ओवरऑल ऑड इन लेंथ होना ज़रूरी है। ये एक फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल है, लेकिन हमारे पास इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है? ये जो है ना एग्जांपल, ये 2 सिग्नल्स स्लाइड्स में बने हुए भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगी स्लाइड्स, उसमें भी आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर हमारे पास ऑड सिग्नल हो, अच्छा ये जो इवन सिग्नल्स होते हैं वो इस कंडीशन
इस मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास ऑड सिग्नल्स हों, तो एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको वो फ़ॉलो करते हैं वो ये है कि सिग्नल ना सिर्फ़ टाइम में तो फ्लिप होता है, लेकिन वो एम्पलीट्यूड में भी फ्लिप होता है। टाइम में फ्लिप होने का मतलब है कि जो सिग्नल यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है ना, वो हमारे पास यहाँ पे बना है। लेकिन एम्पलीट्यूड में फ्लिप होने का मतलब है कि जो सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है ना, बेसिकली वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये टाइम में पहले हम इसको फ्लिप करते हैं और उसके बाद इसको नीचे एम्पलीट्यूड में फ्लिप करते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास एक फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल हो, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल हो, तो मतलब वो भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। और आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि ये अगर इवन लेंथ का सिग्नल हो, तो तब ये ऑडनेस को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके लिए फिर यूजली n इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इधर देयर इज अ ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर एक अगर हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ ज़ीरो, जिसका मतलब कोई फिर काउंटर सैंपल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसी तरह से फिर सिग्नल के इवन और ऑड पार्ट्स कंप्यूट किए जा सकते हैं, और उस कंप्यूटेशन के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो ये है कि एवरी सिंगल कैन बी कंपोज्ड कैन बी डिकम्पोज्ड इन टू पार्ट्स विच आर इवन एंड ऑड पार्ट्स, ठीक है। और अगर हमने सिग्नल का इवन पार्ट कंप्यूट करना हो, तो वो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। सिग्नल को लेते हैं, सिग्नल का रिवर्स या फ्लिप्ड वर्जन लेते हैं और उन दोनों को ऐड अप करके 2 से डिवाइड करते हैं, और सिग्नल का ऑड पार्ट अगर हमने कंप्यूट करना हो, तो वो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। आपके स्लाइड्स में एग्जांपल है, आप उसको देख सकते हो। मैं इसकी वैसे आपको एग्जांपल इसलिए नहीं करा रही क्योंकि दिस इज़ प्रिटी इजी टू सॉल्व, और एज वेल एज अ रेपिटिशन, ठीक है। इसको होपफुली आप लोगों ने देखा होगा पहले। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सिंपल टाइम मैनिपुलेशंस हैं जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें कॉन्वोल्यूशन में इनकी मेनली ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और फ़िल्टरिंग साइड पे हम जब जाएंगे तो हम वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, टाइम मैनिपुलेशंस जो है ना, वो टोटल 3 तरह की हैं, और फिर जो चौथी जो टाइप है ना, वो उसमें हम पहली तीनों पॉसिबिलिटीज़ को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बिल्कुल पहली है या सबसे आसान है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। और शिफ्ट में हम यूँ करते हैं कि अगर मतलब हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन अवेलेबल है और उसको इस्तेमाल करके हमने एक सिग्नल वाई ऑफ एन बनाना है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इधर वी delay it, when we delay it, we um, refer to this equation as x of n minus k, and when we make advancement in the signal, um, we refer to it as x of n plus k, ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे है? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सिग्नल इस तरह से है, -1 0 1, ये 2, ये 3 पे 0 और ये 4 पे। तो अगर मैंने x ऑफ n -2 बनाना है, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मेरे पास इस वक्त 0 पे है, ये x ऑफ n है, ठीक है। और मुझे y ऑफ n बनाना है, विच इज़ x ऑफ n -2। तो y ऑफ n में मतलब x ऑफ n को इस्तेमाल करते हुए मुझे y ऑफ n बनाना है, और x ऑफ n में जो सैम्पल n इज इक्वल टू 0 पे है, y ऑफ n में वो सैम्पल n इज इक्वल टू 2 पे बनेगा, ठीक है। तो -1 वाली जो चीज़ है
उसमें अगर मतलब हम अब 2 ऐड करें तो ये वाला जो सैंपल है ये हमारे पास 1 पे चला जाएगा, ठीक है। 1 वाला सैंपल 2 पे, नहीं सॉरी, ठीक है। और जो लास्ट सैंपल है वो हमारे पास 6 पे आएगा, ठीक है। तो x ऑफ n माइनस 2 ये डिलेड सिग्नल है, ठीक है। हम हर सैंपल में 2 टाइम इंस्टेंट्स ऐड कर देते हैं या 2 टाइम इंस्टेंट्स का डिले डाल देते हैं। और अगर हमने बनाना हो x ऑफ n प्लस 3 तो आप ट्राई करना कि ये सिग्नल कैसे बनेगा। मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ जिसके बाद आप बाकी सिग्नल को फिगर आउट कर सकते हो। ये जो सिग्नल मेरे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पे है वो शिफ्टिंग के बाद n इज इक्वल टू माइनस 3 पे बनेगा, ठीक है। x ऑफ n का जो सैंपल मेरे पास n इज इक्वल टू 0 पे है, शिफ्ट करने के बाद जब मैंने y ऑफ n बनाना है एक्चुअली, तो वो वाला सैंपल मेरे पास n इज इक्वल टू माइनस 3 के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा ये वाला फैक्टर आपने देखना है कि डिले कैसे होगा और एडवांस सिग्नल कैसे बनेगा। अच्छा जी, अब मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेशन जो कि अच्छा जी, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरे पास दैट इज टाइम रिवर्सल। और टाइम रिवर्सल में हमने ये सीखना है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल x ऑफ n ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको रिवर्स करके जब एक नया सिग्नल बनाएंगे विच वी कॉल y ऑफ n एंड इट वुड बी इक्वल टू x ऑफ n माइनस n, तो वो बनेगा कैसे, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। अच्छा, रिवर्सल जो होता है ना वो n इज इक्वल टू 0 के क्रॉस होता है। जो सैम्पल्स n इज इक्वल टू n की पॉजिटिव वैल्यूज़ पे होते हैं वो n की नेगेटिव वैल्यूज़ पे बन जाते हैं या चले जाते हैं, और जो सैम्पल्स n की नेगेटिव वैल्यूज़ पे होते हैं वो n की पॉजिटिव वैल्यू से बेसिकली बन जाते हैं, ठीक है। मसलन अगर मेरे पास कोई इस तरह का सिग्नल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं 0 1 2 और ये -1 पे है और ये -2 पे है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए हम एक और सिग्नल यहाँ पे एक सैम्पल ले लेते हैं विच इज़ लोकेटेड एट -3। ये x ऑफ n है और मुझे अगर y ऑफ n बनाना है विच वुड बी इक्वल टू x ऑफ माइनस n। अच्छा, तो जो सैम्पल x ऑफ n में n इज इक्वल टू 0 के ऊपर है वो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के ऊपर ही रहेगा। अब 1 पे क्या आएगा जो सैंपल यहाँ पे -1 पे है, 2 पे क्या आएगा जो सैंपल यहाँ पे n इज इक्वल टू -2 पे जो सैंपल है वो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 के ऊपर आ जाएगा, और फिर ये आ गया n इज इक्वल टू 3 का सैंपल, ठीक है। और जो 1 और 2 वाले थे वो रिस्पेक्टिवली -1 और -2 पे चले गए। तो ये जो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 है ना, इसके ऊपर बेसिकली हम मिरर रख के सिग्नल को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। टाइम रिवर्सल हम करते हैं इस तरह से। टाइम रिवर्सल और शिफ्टिंग दोनों ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपने ज़रूर लिखना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब हमारे पास एक तीसरी तरह का टाइम ऑपरेशन है विच इज़ कॉल्ड टाइम स्केलिंग, ठीक है। अच्छा, टाइम स्केलिंग में ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल x ऑफ n अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 2 सिग्नल्स देखना चाहती हूँ, एक y1 ऑफ n विच वुड बी इक्वल टू x ऑफ n माइनस n बाई 2, ठीक है।
और इसी तरह से मैं एक और सिग्नल प्लॉट करके देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह बनेगा अगर मैं टाइम को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट कर दूँ कि अब n की जगह मेरे पास 3n हो। मतलब मैंने 2 और 3 4 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देखना चाहोगे कि सिग्नल रिजल्टेंट सिग्नल किस तरह का बनता है, ठीक है? तो एक हम लेते हैं x ऑफ n और उसके बाद फिर मैं ये दोनों सिग्नल्स आपके सामने प्लॉट करती हूँ। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं 0 और ये हमारे पास आ गया 1 के ऊपर, ये यहाँ पास 2 के ऊपर, इसको भी 0 ले लेते हैं, 4 5 और 6, ठीक है? कुछ इस तरह का सिग्नल हमारे पास आ गया। अच्छा, अब जब हमने बनाना है ना x ऑफ n बाई 2, इसीलिए हम यूँ करेंगे कि यहाँ पर हमें 2 n के साथ डिवाइड होता नज़र आ रहा है, लेकिन हम जब इंडेक्सेस को ट्रीट करेंगे या इंडेक्सेस को हम मतलब उनके साथ हम इस तरह से कुछ करते हैं कि हमने 2 को हर इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? हमने हर इंडेक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल्दो मैं अगर इसको यहाँ पे देखूँ तो 2 अच्छा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी ये बेसिकली अब y1 n के इंडेक्सेस बन जाएँगे, ठीक है? अच्छा, मैं अगर इसका प्लॉट करके आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो सिग्नल है ना, दिस इज़ x ऑफ n और यहाँ पर जो मैं प्लॉट कर रही हूँ दैट इज़ y1n, जिसमें जो जो इंडेक्सेस पोजीशंस मेरे पास आएँगी वो x ऑफ n से आएँगी, सच दैट कि मैंने x ऑफ n की हर इंडेक्स पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, फिर आ गया 6, फिर आ गया 8, 10 और 12, ठीक है? और दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ अब होनी चाहिए ना, वरना तो सिग्नल अनडिफाइंड रहेगा। तो इसको हम फिल अप कर देते हैं ज़ीरोज़ के साथ। तो अब आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि पहले हमारे पास एक सिग्नल 0 से लेके 6 तक था, लेकिन अभी हमारे पास सिग्नल जो है वो 0 से लेके 12 तक स्ट्रेच हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। तो जो ये ऑपरेशन होता है जिसमें इनके साथ कुछ कोई नंबर आई मीन ग्रेटर देन 1 अगर वो नंबर हो और डिवाइड हो रहा हो, तो वो बेसिकली सिग्नल को एक्सपैंड कर देता है, खोल देता है, ठीक है? अब इसको अभी हम सिर्फ टाइम डोमेन के टर्म्स में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन के टर्म्स में लेटर हम लोगों ने देखना लेटर ऑन, ठीक है? क्योंकि ये वाली चीज़ें बार-बार आएँगी, अभी तो हम सिर्फ चूँकि इंट्रोडक्टरी फेज़ से ही गुज़र रहे हैं सब्जेक्ट के, तो इसलिए इनको थोड़ा-सा सरसरी देखना है। तो ओके, अभी हम लोगों ने ये सीखा कि x ऑफ n अगर हमारे पास इस तरह से हो तो x ऑफ n माइनस 2 किस तरह से बनता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये सीखना है कि सिग्नल अगर इंस्टेड कोई टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 के साथ, यानी कि x ऑफ 3n है, तो वो हम कैसे बनाएँगे? मैं उसी सिग्नल की एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ और फिर x ऑफ 3n हम प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, दिस इज़ x ऑफ n। अच्छा, अब ये चीज़ आपके समझने वाली है कि यहाँ पर x ऑफ 3n है, ठीक है? 3 सपोज़िटली n से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अब y2n बनाने के लिए मुझे मतलब y2n की मुझे इंडेक्स पोज़ीशंस चाहिए। तो x ऑफ n की जो इंडेक्स पोज़ीशंस थी, इन सारों को मैं 3 से डिवाइड करूँगी, ठीक है? और इनमें से जो मुझे इंटीग्रल नंबर
रिज़ल्ट में देगा वही इंडेक्स पोजीशन आगे यूज़ होगी, ठीक है? मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है x2n मसलन 0/3 इज़ इक्वल टू 0 दैट्स व्हाई आई वुड गेट दिस पॉइंट 1/3 2/3 both of them will get discarded 3/3 is equal to 1 और उसके बाद 4/3 या 5/3 भी हमारे किसी काम के नहीं है 6/3 is equal to 2 और मुझे मिलेगा अब ये वाला सैंपल n is equal to 2 के ऊपर ठीक हो गया अच्छा अब x of 3n का मतलब ये है कि सिग्नल 3 टाइम्स फास्टर मिला है हमें और 3 टाइम्स फास्टर का मतलब ये है कि हमें हर तीसरा सैंपल हम लोगों ने उठाया है मतलब बीच के 2 सैंपल्स गिरा के हम एक 2 सैंपल्स गिराते जाएँ और हम तीसरा सैंपल उठाते जाएँ और ये हमारा y ऑफ 2n बन जाएगा ठीक है तो ये सिग्नल अपेरेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो x ऑफ n इंटू 3 यानी कि n के साथ कोई ग्रेटर देन यूनिटी कोई नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस टाइम डोमेन में सिग्नल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है अच्छा जी इस तरह से हमारे पास कुछ एम्पलीट्यूड मैनिपुलेशंस भी हैं यू नो वेरी वेल कि अगर आपने किसी सिग्नल को किसी फैक्टर मैं 2 नहीं लिखती मैं यहाँ पे a लिख देती हूँ बिकॉज a कैन बी लेस देन 1 कोई फैक्टर अगर a से मल्टीप्लाई हो कोई सिग्नल अगर a से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यू नो वेरी वेल कि एक्स ऑफ एन में मौजूद हर सैंपल बेसिकली a से मल्टीप्लाई होगा ठीक है और उसके बाद आपको ये पता है कि अगर कोई सिग्नल अगर 2 सिग्नल्स ऐड अप होने हैं तो ये जो ऑपरेशन है दैट वुड बी पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन और इसी तरह से अगर दो सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई होने हैं तो दैट वुड बी अ पॉइंट सबके नतीजे में इन सब ऑपरेशन के नतीजे में जो एम्पलीट्यूड है ओवरऑल हमें वो अफेक्ट होता नजर आएगा यहाँ पे जो हम टाइम के साथ खेल रहे थे ना कभी आगे पीछे कर रहे थे कुछ सैंपल्स ड्रॉप कर रहे थे कुछ पिक कर रहे थे यहाँ पे सारे जो चेंजेस जो हैं वो हमें एम्पलीट्यूड में होते नजर आएंगे ठीक है अच्छा यहाँ पे आपका जो है ना टॉपिक 2.1 विच वॉज अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स वो ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जब लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम शुरू करेंगे टॉपिक 2.2 विच इज़ अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स तो उसको भी हमने कोशिश करनी थोड़ा सा जल्दी कर लें ताकि चैप्टर 2 फिर उसमें जो और टॉपिक्स हैं सच एज कॉन्वोल्यूशन या डिफरेंस इक्वेशन या कोरिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी तरफ हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ सकें तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है आप में से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आप अपने जो लेक्चर नोट्स हैं वो टिल संडे ज़रा आराम से बना लो समझ के बना लो ठीक है अल्लाह हाफिज़